Good afternoon, everyone. फर्स्ट ईयर, अब आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है? चौक नहीं है इसके पीछे, बड़ी छुपा के रख दिए। हाँ भाई, फर्स्ट ईयर आप लोगों के भी टॉपिक स्टार्ट हुआ था, क्या था वो? माइटोसिस, समसूत्री विभाजन की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन में हम लोगों ने किसकी बात की थी? पहली बात, एक तो प्रोफेस की बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, प्री मैट की करनी थी ना हम लोगों को, याद है? ये बताया था, मैट मैट माने चटाई, है ना, और पी लगा देना है। प्री मैट की स्टडी करनी थी, जिसमें से प्रोफेज की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे, मेटाफेज और एनाफेज, इसके बारे में बात नहीं की थी, नहीं बताया था ना? तो चलिए उसके आगे बात करते हैं हम लोग। क्या चीज? हाँ कर लीजिए, जब तक मैं नहीं पढ़ा रही तब तक आप कर सकते हैं साथ के साथ, ठीक है? पानी हाँ भाई,
ड्रॉ किया कीजिए। हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं, बाद में कर लीजिएगा, टाइम दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मेटाफेज के बारे में, ठीक है। तो प्रोफेज में हम लोगों ने क्या बात की थी, अगर आप लोगों को याद हो तो ये बताया गया था कि इसमें एक तो न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, ठीक है। केंद्रक झिल्ली अदृश्य हो जाती है, उसमें जो सेंट्रोसोम था वो दो भागों में विभक्त हो जाता है और विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगता है ना। और क्या बनाता है, एस्ट्रल रेज, यही बताया था, है ना, यही बात बताया था। अब हम उसके आगे की कहानी सुनते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अब आपका मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होता है क्लास, पहली बात तो ये बहुत अल्पकालिक अवस्था होती है। कैसी होती है, बहुत अल्पकालिक अवस्था होती है, मतलब बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत कम समय के लिए होती है। लेकिन ये सबसे छोटी अवस्था नहीं होगी, छोटी तो होगी लेकिन सबसे छोटी अवस्था नहीं होगी सब में, ठीक है। तो जब हम लोग बात करें मेटाफेज के बारे में तो इसको ज्यादा से ज्यादा 6 से 13 मिनट का टाइम लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अभी क्या था आप लोगों के उसमें, अगर आपको याद हो तो उसमें क्रोमोसोम बने थे, क्रोमोसोम्स बन जाता, थिकनेस हो जाती है, कंडेंस संघनित हो जाते हैं, वो यहाँ तक बताया था। लेकिन अब क्या होता है इसमें, ये है आपके दो विपरीत ध्रुव, ठीक है, क्या है, विपरीत ध्रुव। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर मध्य रेखा पर, ठीक है, एक प्लेट का निर्माण होता है, ठीक है। ये मध्य रेखा पर एक प्लेट का निर्माण होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इक्विटोरियल प्लेट। क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल प्लेट। ये इक्विटोरियल प्लेट पर अब आपके क्रोमोसोम्स आकर व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, आपके क्रोमोसोम्स आकर इस पर व्यवस्थित हो जाते हैं। व्यवस्थित होने पर यहाँ पर क्या बनते हैं, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। भैया एक विपरीत ध्रुव से दूसरे विपरीत ध्रुव पर जाने के लिए किस चीज का निर्माण हो रहा है, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर को हम हिंदी में बोलते हैं तरकू, ठीक है, तरकु तंतु आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो तरकु तंतुओं का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। जब हम लोग क्लास बात करें तरकु तंतु के बारे में, ठीक है, तो तरकु तंतु 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे, 3 प्रकार के होते हैं आपके क्या, स्पिंडल फाइबर। तरकु तंतु, ठीक है, तरकु तंतु कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, जिसमें से पहला होता है आपका कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फाइबर, मतलब सतत तंतु, ठीक। सेकंड है आपका डिसकंटिन्यूअस फाइबर,
मतलब असतत तंतु। ठीक। तीसरा होता है आपका इंटरजोनल फाइबर, मतलब अंतरजोनल तंतु। ठीक है, 3 प्रकार के स्पिंडल फाइबर देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कंटिन्यूस फाइबर मतलब सतत तंतु के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा क्लास, सतत तंतु क्या होते हैं। यहाँ पर आपके दो विपरीत ध्रुव थे, विपरीत ध्रुव पर आकर क्या लग जाते हैं आपके सेंट्रोसोम, है ना, 2 भागों में विभक्त हुए थे, विपरीत ध्रुव की तरफ गए थे वो। तो यहाँ पर अब जो आपका तारककाय है, ठीक है, तो एक ध्रुव से दूसरी ध्रुव की तरफ जाने वाले फाइबर को, मतलब एक ध्रुव से दूसरी तरफ जाने वाले तंतुओं को हम क्या कहते हैं, सतत तंतु। कोई परेशानी नहीं, यहाँ पर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाने वाले तंतु को बोलते हैं सतत तंतु, मतलब कंटिन्यूअस फाइबर। ठीक है, कंटिन्यू फाइबर का मतलब कंटिन्यूअस समझते हैं ना, लगातार होने वाला। ठीक है, लगातार बनने वाला जो आपका तंतु है उसका मतलब क्या होगा आपका कंटिन्यूअस तंतु। तभी तो देखिए एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर जा रहा है ये, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट है आपका असतत तंतु। ठीक है क्लास, तो असतत तंतु का मतलब है, इसमें क्या होगा, असतत मतलब एक ध्रुव से, ठीक है, ध्रुव से क्रोमेटेड, ये क्रोमोसोम है ना, तो आपके ध्रुव से गुणसूत्र तक बनने वाले आपके तरकु तंतु को क्या बोलते हैं हम, असतत तरकु तंतु। कोई परेशानी नहीं। एक खास बात और समझिएगा, ये जो आपका डिसकंटिन्यूअस फाइबर होता है इसको हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज अ, यहां लिख दो, क्रोमोसोमल फाइबर। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल फाइबर या फिर गुणसूत्रीय तंतु। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इसको हम गुणसूत्रीय तंतु क्यों कहते हैं। तो देखिए क्लास, इसे गुणसूत्रीय तंतु कहने का एक रीजन है। यहाँ पर गुणसूत्रीय तंतु में क्या होता है, एक ध्रुव से जो आपके ऐसे तरकु तंतु जो ध्रुव से गुणसूत्र तक जाते हो उन्हें हम क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय तंतु, क्रोमोसोमल फाइबर। कोई परेशानी। तो यहाँ पर हमने 2 तरीके के स्पिंडल फाइबर पढ़े, एक तो होता है जो ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस वे में। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सतत तंतु, मतलब कंटिन्यूअस फाइबर। समझ में आया। एक होता है ध्रुव से क्रोमोसोम तक जाने वाले, एक है यहाँ तक, यहाँ से भी फिर ऐसे, ये पूरा नहीं है, समझ रहे हैं, ये पूरा नहीं है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ से दूसरा यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो आपका ध्रुव से गुणसूत्र तक जाने वाले तरकु तंतु को हम क्या बोलते हैं, असतत तंतु या फिर डिसकंटिन्यूअस फाइबर, और इसको क्रोमोसोमल फाइबर के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया। ठीक, अब यहाँ बचता है तीसरा, दैट इज द इंटरजोनल फाइबर। ठीक है, तीसरा तरकु तंतु जो होता है इंटरजोनल फाइबर, वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा मेटाफेज में। ठीक है, जब हम बात करें इंटरजोनल फाइबर के बारे में तो वो आपको एनाफेज में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, इंटरजोनल फाइबर मतलब ऐसा तरकु तंतु जो 2 क्रोमेटिड के बीच में बनता है। ठीक है, देखिए ये है आपके क्रोमोसोम, ठीक, ये है आपका क्रोमेटिड। क्रोमेटिड के बारे में पहले ही बात की थी ना, तो क्रोमेटिड है, क्रोमोसोम है, समझिएगा अंतर दोनों में। ठीक है, यहां पर ये क्रोमेटिड के बीच में बनने वाले स्पिंडल फाइबर को हम क्या बोलते हैं, इंटरजोनल फाइबर। कोई परेशानी, समझ में आया। ठीक है, तो देखिए क्लास, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आपके मेटाफेज के बारे में। तो मेटाफेज का मतलब होता है, पहली बात तो ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, अल्पकालिक होती है, मतलब एक ऐसी अवस्था है जो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है।
इसमें सबसे पहले क्या होता है, ये जो आपके ध्रुव थे, ठीक है ना, दो विपरीत ध्रुवों पर जो आपका एस्ट्रल रेज बनी थी, इन पर से क्या निकलते हैं, तरकु तंतु बनने लगते हैं, और इस पर एक मध्य रेखा पर एक प्लेट बनती है जिसे हम बोलते हैं इक्विटोरियल प्लेट। इस इक्विटोरियल प्लेट पर आकर क्या व्यवस्थित हो जाते हैं, क्रोमोसोम आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक, कोई परेशानी नहीं। अब हम पहुंचते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेज पर, दैट इज द एनाफेज। ठीक है, एनाफेज में क्लास क्या होता है, देखिए यहां पर आपके अब ये क्या है, तरकु तंतु, ठीक है, सतत, असतत और अंतरजोनल तंतु, ठीक है, तीनों प्रकार के देखने को मिल रहे हैं तरकु तंतु। जब हम लोग बात करें अब क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, क्रोमोसोम्स थे, अब एनाफेज अवस्था में एंट्री करने के बाद क्या होता है, इनमें एक खिंचाव पैदा होता है और ये दोनों टूटकर क्या बन जाते हैं, क्रोमेटिड में विभक्त हो जाएंगे। क्रोमोसोम टूटकर दो क्रोमेटिड का निर्माण कर लेंगे। समझ में आया? अब ये क्रोमेटिड क्या करते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर तरफ जाने लगते हैं। ठीक है, क्या करने लगते हैं, विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करने लगेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें एक खास बात और आती है, रीजन बताइए मुझे ऐसा क्यों होता है, विपरीत ध्रुवों की तरफ ये जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, ये अच्छे खासे तो व्यवस्थित थे, इक्वेटोरियल प्लेट पर ये व्यवस्थित तो थे, एस्ट्रल रेज तो पहले भी थी, फिर ऐसा क्या हुआ इनमें कि ये विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगी, ये क्वेश्चन आता है ना, आपके मन में भी आएगा कि ऐसा हुआ क्यों। तो देखिए रीजन है, ऐसा करने के पीछे दो रीजन होते हैं। एक तो ये जो विपरीत ध्रुव पर जो आपके सेंट्रियोल हैं, तारकाएं हैं, इन दोनों ही तारकाओं में संकुचन होता है। संकुचन समझते हैं ना, मतलब सिकुड़न होना, और जो चीज सिकुड़ती है तो खिंचाव पैदा करती है, खिंचाव पैदा करेगी, ऑब्वियसली सी बात है। यहाँ पर ये दोनों ही जो ध्रुव है, इस पर जो सेंट्रियोल लगे होंगे तारकाओं में संकुचन होगा, संकुचन की वजह से ये दोनों क्रोमेटिड जो है, ठीक है, ये ध्रुवों की तरफ जाएंगे और इस पर एक और बल काम करेगा, वो होता है ये इंटरजोनल फाइबर जो है ना, ठीक है, ये इन दोनों क्रोमेटिड को प्रतिकर्षित करता है, रिपेल करेगा। एक होता है आकर्षित, जो दो चीजें आके मिलें, ठीक है, अपनी तरफ आकर्षित करना, एक होता है प्रतिकर्षित, जो एक दूसरे को रिपेल करे, दूर करे एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजों की वजह से क्या होता है, ये दोनों क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगेंगे। ठीक है, एक तो आपके तारक कायों में संकुचन होता है उसकी वजह से, और दूसरा ये इंटरजोनल जो आपका फाइबर है, तरकु तंतु जो बना है इंटरजोनल, उसमें वो क्या करते हैं, दोनों क्रोमेटिड को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। समझ में आया? जिसकी वजह से ये दोनों कहाँ पहुंचने लगते हैं, आपके विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगेंगे। पहुंचे नहीं है, पहुंचे नहीं है, सिर्फ जाने लगते हैं आपकी एनाफेज अवस्था में। ठीक है, मैंने आप लोगों को मेटाफेज में एक खास बात बताई थी कि ये अल्पकालिक होती है, ठीक है, मगर सबसे छोटी अवस्था नहीं होगी, ये बताया था। तो हम बात करें जब एनाफेज के बारे में, ठीक है, होती तो ये भी आपकी अल्पकालिक ही है। कैसी होती है, अल्पकालिक होती है और सबसे छोटी अवस्था मानी गई है। ठीक, इतना तो आप लोग पहले से भी जानते हैं। अगर हम लोगों को गुणसूत्र के बारे में अध्ययन करना है तो हम किस में करते हैं अध्ययन, किस अवस्था में करते हैं, मेटाफेज में करते हैं। ठीक है, तो मेटाफेज के बारे में मैंने इसीलिए ये लाइन नहीं लिखी है यहाँ पर। ठीक है, अध्ययन करना होगा तो हम किस में करते हैं, मेटाफेज अवस्था में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रोमेटिड जो होते हैं आपके क्रोमोसोम जो हैं वो बहुत संघनित तो होते हैं, पर इतने संघनित नहीं हो पाते हैं क्योंकि आप आसानी से मतलब स्टडी ना कर सके, है ना, तो आराम से इसमें स्टडी कर सकते हो, इसीलिए हम इसको इसमें अध्ययन करते हैं गुणसूत्रों का। ठीक है, होप सो क्लियर हुआ होगा। ड्रॉ करना है ड्रॉ कीजिए, फिर आगे की बात बाद में बताते हैं। चलिए,
हो गया? ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अब हम। अब कौन सी स्टेज आएगी आपकी? पी मैट हटा देते हैं अब। बनाइए। हो गया? चलो बाद में कर लेना, टाइम दे दिया जाएगा, पहले समझ लो। तो क्लास जब हम लोग बात करते हैं आपके टीलोफेज के बारे में, ठीक है, तो क्या कहा जाता है? टीलोफेज जो है वो आपकी प्रोफेज की अपोजिट फेज मानी गई है ना? क्या होता है ये? प्रोफेज स्टेज की, स्टेज मतलब प्रावस्था, ठीक है, तो आपका जो प्रोफेज प्रावस्था के विपरीत प्रावस्था होती है। क्यों होती है भाई? क्यों होती है विपरीत प्रावस्था? इसके बारे में तुम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर चुके थे। क्यों होती है विपरीत प्रावस्था? कोशिश करो। किसका? एग्जैक्टली इसमें केंद्रिका बनने लगती है। केंद्रिका
बनने लगती है, या मैं ये कहूँ इसमें केंद्रिका बनती है। ठीक है, आप लोगों को याद हो तो प्रोफेज में केंद्रिका विलुप्त होने लगती थी, है ना, तो उसमें विलुप्त हुई थी प्रोफेज में और इसमें बनने लगती है। ठीक है, दूसरा और बताओ। केंद्रक झिल्ली का निर्माण होने लगता है। वेरी नाइस, नेक्स्ट। और बताइए क्या चीज आपको दिखाई दे रही है? भाई आपके सामने है सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। जो आपने प्रोफेज में पढ़ा था इसमें जस्ट ऑपोजिट होगा। अब आपने प्रोफेज में क्या पढ़ा था वो आप मुझे बताइए। दो बात तो क्लियर हो चुकी है, और क्या पढ़ा था नहीं याद आ रहा ना? मैं बता दूं, आप लोगों ने पढ़ा था प्रोफेज में कि इसमें एस्ट्रल रेज बनने लगती थी, विपरीत ध्रुवों की तरफ तारकाएं जाने लगता है, एस्ट्रल रेज बनने लगती हैं। ये बात आपने प्रोफेज में पढ़ा था ना? तो सेम चीज यहां पर होगी। एस्ट्रल रेज विलुप्त होने लगती हैं। भाई वहां पर बनने लगी थी तो यहाँ पे विलुप्त होने लगती है। और तारकाय दो भागों में विभक्त हुआ था, है ना, तो तारकाय विलुप्त होने लगता है। और बताइए। देखिए अगर आप लोगों को याद हो तो प्रोफेज से पहले जो हमने स्टेज पढ़ी थी, ठीक है, इंटरफेस, उसमें क्या था, जो गुणसूत्र होते हैं वो धागेनुमा संरचना में पाए जाते हैं, यही पढ़ा था ना? तो आपके अब इसमें क्या होने लगता है, देखिए हमने अभी एनाफेज पढ़कर आए थे कि ये विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं। ठीक है, तो अब ये जो आपके क्रोमेटिड होते हैं विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, विपरीत ध्रुव पर पहुंचने के बाद इसमें केंद्रिका का निर्माण होने लगता है, केंद्रक झिल्ली बनने लगती है, एस्ट्रल रेज जो है वो विलुप्त होने लगेंगी और स्पिंडल फाइबर भी आपके विलुप्त होने लगते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर विलुप्त हो जाएंगे, एस्ट्रल रेज विलुप्त हो जाएंगी, तारकाय विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, और क्या क्या बनने लगेगा आपका, एक तो केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली, और साथ में ये जो आपके क्रोमेटिड थे ये फिर से जाल का रूप बनाने लगते हैं। जाल समझते हैं ना, क्रोमेटिड नेट। ठीक है, तो क्रोमेटिड नेट में फिर बनने लगेंगे आपके। ठीक है, इसलिए हम क्यों बोलते हैं इसको, प्रोफेज स्टेज की विपरीत अवस्था को बोला जाता है। समझ में आया? कोई परेशानी नहीं? होप सो ड्रॉ किया होगा आप लोगों ने। फिर आगे की कहानी हम सुनते हैं। चलिए, कर लिया ना? वेरी नाइस। अब थोड़ा सा रिवीजन करते हैं क्लास। तो देखिए अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने सब जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था ये कहा था समसूत्री विभाजन है। कहां से आवाज आ रही थी भाई? चलिए, समसूत्री विभाजन को सबसे पहले हमने क्या किया था, दो भागों में विभक्त किया था। सबसे पहला था केंद्रक विभाजन, कैरियोकाइनेसिस, और कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक, केंद्रक विभाजन को फिर से हमने दो भागों में डिवाइड किया था, इंटरफेज एंड एम फेज। ठीक, एम फेज को फिर से डिवाइड किया था और हमने बनाए थे पी मैट। ठीक, अब क्लास यहां तक हमारी हाफ साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। टीलोफेज हम लोगों ने स्टडी कर लिया। ठीक है, तो अब जो हमारे पास रह जाएगा दैट इज ए कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन का मतलब है इसमें किस चीज का विभाजन होगा, एक तो कोशिका द्रव्य का और साथ में कोशिका द्रव्य, नहीं लिख देती हूँ,
अंगक, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, ठीक है, जिसमें हमने साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल में क्या बताया था आपको, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्मिक, ठीक है ना। तो इन सभी का मैंने यहाँ पर एक ही टर्म लिख दिया है, दैट इज अ कोशिका द्रव्य अंगक, क्योंकि वो सब चीजें क्या होते हैं, अंगक ही तो होते हैं, ऑर्गेनेल ही तो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब कोशिका द्रव्य विभाजन में क्या होगा, आपके कोशिका द्रव्य अंगकों का विभाजन होगा, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। किसी को नोट डाउन करना है कीजिए, वरना इसको रफ करके फिर शुरू करते हैं अपनी। चलिए, देखिए क्लास, यहां पर हम लोगों ने छोड़ा है अपना लास्ट, ये रही आपकी केंद्रक झिल्ली, ठीक है, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन नेट, ठीक है, सब चीज है इसमें अब, ठीक है, सेंट्रोसोम वगैरह नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, देखिए क्लास, अब आपके पेपर में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपने बॉटनी का एग्जाम करते हैं और उसमें समसूत्री विभाजन आता है, ठीक है, तब क्या होगा, सबसे पहले पादपों में, ठीक है, पादपों की अगर हम लोग बात करते हैं क्लास, तब इन दोनों डॉटर सेल पुत्री कोशिकाएं, जो दो पुत्री कोशिकाएं बनेंगी ना, इनमें क्या होने लगता है, इनमें सेप्टा, सेप्टा मतलब पट्ट, ठीक है, इसमें पट्ट का निर्माण होने लगता है। क्या किसका निर्माण होता है, सेप्टा का निर्माण होगा। ये सेप्टा जो है, पट्ट जो है, ये बना होता है आपका पॉलीसैकेराइड, ठीक है, किसका बना होता है, पॉलीसैकेराइड का बना होगा ये, ठीक है। अब समझिएगा क्लास, अगर आप लोगों के बॉटनी के एग्जाम में आता है समसूत्री विभाजन, तो हमने जितने अभी तक पढ़ाया है टीलोफेज तक, ठीक है, आपको गोलाकार संरचना में पढ़ाया गया है ना, आपको वो सभी चीजें गोलाकार ना बनाते हुए आपको रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, इस तरह से, चौकोर भी नहीं, रेक्टेंगल, ठीक है, आयत में, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब जब आप लोगों के सामने कहा जाए कि इसमें किसका निर्माण होगा, सेप्टा का, पट्ट का निर्माण होगा, ठीक है, तो यहाँ पे दो विपरीत ध्रुव ये हैं, ठीक है, आप यहाँ पर बनाएंगे अपना लाइक दिस, ठीक है, इसके अंदर आपको सेंट्रियोल वगैरह बनाना है, केंद्रिका वगैरह निर्माण आप इन दोनों उसमें करेंगे, सेप्टा फॉर्मेशन करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। सेप्टा निर्माण के बाद आप लोग जो पुत्री कोशिका बनाएंगे वो आपको इस तरह से आयत में बनानी पड़ेगी, रेक्टेंगल शेप में बनाएंगे आप, समझ में आया, ठीक है। मैंने ये बात क्यों बताई है, क्योंकि जब पादपों में ये पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है, तो उसमें हमेशा सेप्टा बनता है, पट्ट का निर्माण होता है, जबकि आपकी जंतु कोशिका में कभी भी पट्ट का निर्माण नहीं होता, सेप्टा फॉर्मेशन कभी भी आपके इसमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम बढ़े आगे की तरफ, तो ये जो चीज जो है आप लोगों को अपने बॉटनी के एग्जाम में करके आना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो पहले तो फर्स्ट ईयर आप लोग जरा रिवीजन कीजिए प्लीज।